तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो रिसेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है आरपीएससी में, तो उसके लिए तो है ही, साथ ही नेट का जो एग्जाम होने वाला है जून में, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये करंट अफेयर आप वन शॉट रिविजन करके जाइएगा और जो करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट यूएनओ द्वारा जो जारी की गई हैं, जो जारीकर्ता एजेंसियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, ये यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक ये यूएनईपी की है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की ये काइंड ऑफ रिपोर्ट है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये यूएनडीपी की है। फिर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, ये यूनिसेफ की है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन का नाम आ गया तो यूनिसेफ तो आएगा ही। फिर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का नाम है तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आ जाएगा। अंकटाड ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालती है और आईएलओ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट निकालती है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अनुच्छेद 99 आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, तो संयुक्त राज्य महासचिव ने गाजा में जारी मानवीय संकट के प्रति यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है को सचेत किया है। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 99 के अनुसार यूनाइटेड नेशन महासचिव किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है जो उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। तो अनुच्छेद 99 आप याद कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो महासचिव है यूनाइटेड नेशन का, वो कोई भी ऐसा मामला यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ध्यान में ला सकता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इससे पहले केवल 4 अवसरों पर ही अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया गया है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 5 साल बाद फिर से आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का सदस्य बन गया है। साथ ही उसने यूनेस्को को $600 मिलियन से अधिक का बकाया राशि का भुगतान करने पर भी अपनी सहमति दे दी है। तो यूनेस्को, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है और इसमें वर्तमान में 194 सदस्य हैं और 12 एसोसिएट सदस्य इसके हैं। यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को फेलिक्स हाउफेट-बोइनी शांति पुरस्कार देता है। फेलिक्स हाउफेट-बोइनी शांति पुरस्कार देता है। जीवित सक्रिय व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी प्रदान किया जाता है। इसको के 3 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। तो कुक आइलैंड, न्यू और फिलिस्तीन, ये जो इसके सदस्य देश हैं यूनेस्को के, ये एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। और फिलिस्तीन के मुद्दे पर ही यूएसए और इजराइल बाहर हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के 2 सदस्य देश यूनेस्को के सदस्य नहीं है, इजराइल और लिechtenstein। तो लिechtenstein ये बेसिकली यूरोप का, लिechtenstein एक देश है यूरोप का, और इजराइल को तो आप जानते ही होंगे। ये दोनों देश यूनेस्को के सदस्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये सदस्य नहीं है। और कुक आइलैंड, न्यू और फिलिस्तीन ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य तो नहीं है लेकिन यूनेस्को के मेंबर हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, AIBD, भारत को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुन लिया गया है। AIBD की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कोलालमपुर में है, मलेशिया में है। कार्य क्या है? मीडिया और संचार विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय संबंध एवं सहयोग स्थापित करना। फिर यूनाइटेड नेशन की जो मानवाधिकार परिषद है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNCHR, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद के लिए 15 नए देशों का चुनाव किया है। साथ ही महासभा ने, जो मानवाधिकार परिषद है, फिर से शामिल होने के रूस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। तो रूस के प्रस्ताव को इसने अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को UNHRC से बाहर कर दिया गया है। इसका बारे में क्या है UNHRC के बारे में? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका गठन 2006 में किया गया था, 2006 में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन के एक सहायक अंग के रूप में इसे गठित किया है। अन्य उद्देश्य, तो UNHRC को संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य विश्व में मानवाधिकारों का प्रचार एवं संरक्षण करना है। इसके सदस्य देशों की संख्या 47 है, भारत सहित।
सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित होने के लिए एक देश को कम से कम 97 वोटों की आवश्यकता होती है और इसका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। लगातार 2 कार्यकाल के बाद सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन बाद में तीसरे कार्यकाल के बाद, कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद, ये फिर से सदस्य बना जा सकता है। परिषद द्वारा किए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो रिकमेंडेटरी होते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेजोरिटी ऑफ द जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो निर्णय होते हैं वो वॉलंटरी ही होते हैं, देश पर बाध्यकारी नहीं होते हैं ज़्यादातर मुद्दों पर। हाँ, कुछ मुद्दों पर अगर राष्ट्र स्वयं एक प्रकार से अपने ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो कुछ मुद्दों पर ये बाध्यकारी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुद्दों पर ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो 2023 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को 75 वर्ष हो चुके हैं। 75 वर्ष हो चुके हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो मानवाधिकार 75 पहल शुरू की गई है। इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? सार्वभौमिकता, प्रगति और जुड़ाव पर केंद्रित है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र UNDHR को 10 दिसंबर 1948 को अनुमोदित किया। 10 दिसंबर 1948 को अनुमोदित किया था। फिर UNDHR बेसिकली यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं के साथ मिलकर मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल का निर्माण करता है। तो ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो कि 1966 में हुआ था, कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा है कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी 1966 में हुआ था। और साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये तीनों मिलकर इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट बनते हैं। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट बनते हैं तीनों मिला के। कौन कौन से? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में हुआ था, और कन्वेंशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स जो कि 1966 में हुआ था। और UNDHR के ड्राफ्ट को तैयार करने के विभिन्न चरणों में भारत का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता, MR मसानी और लक्ष्मी मेनन ने किया था। तो UNDHR के अनुच्छेद 1 में पहले लिखा था, सभी पुरुषों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त है। भारत के प्रयास से इसे बदलकर सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त है कर दिया गया है। पुरुषों की जगह मनुष्य कर दिया गया है। तो मनुष्य कर दिया गया है इन द सेंस कि उसमें महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित हो गए हैं। इस बदलाव का श्रेय भारतीय संविधान सभा के सदस्य हंसा मेहता को दिया जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, तो इसकी भी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 2002 में शहीद हुए शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरजोल्ट मेडल से सम्मानित करने का एक समारोह आयोजित किया गया। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है, इसकी औपचारिक स्थापना 1992 में शांति स्थापना अभियान विभाग के रूप में की गई थी। 1992 में DPO की शुरुआत 1948 से मानी जाती है, जब संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 2 पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू किए थे। ये ऑपरेशन थे यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। तो 2 यहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू किए थे 1948 में, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हालांकि औपचारिक रूप से 1992 में इसको शुरू किया गया शांति स्थापना अभियान विभाग के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है DPO के बारे में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों में सदस्य देशों तथा महासचिव की सहायता करता है। कार्य क्या है? यह दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा निर्देशन प्रदान करता है। साथ ही यह सुरक्षा परिषद, शांति रक्षा सेना और वित्तीय योगदानकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। अब संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान, वर्तमान में भारत 5वां सबसे बड़ा सैनिक योगदान करता है। तो 5th नेशन है इंडिया, 5th सबसे लार्जेस्ट नेशन है इंडिया, जो सैनिकों की सप्लाई करता है यूनाइटेड नेशन को या यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को। भारत 13 सक्रिय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 8 में, जो 13 जो सक्रिय यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसमें 8 में भारत एक प्रकार से भागीदार है और 5323 कर्मियों को अपने साथ जोड़े हुए है। अपने जो 5323 कर्मी हैं भारत के, इसमें योगदान दे रहे हैं। 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में एक पूर्ण महिला टुकड़ी तैनात करने वाला पहला देश बना था। पूर्ण महिला टुकड़ी 2007 में। फिर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिसिट्राल, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग है।
भारत ने प्रथम यूनिसिट्राल दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया। यूनिसिट्राल की स्थापना 1966 में हुई थी, ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक संस्था है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कानूनों और अधिक सामंजस्य स्थापित करने तथा उनका एकीकरण करने के लिए किया गया है। इसमें महासचिव द्वारा चुने गए 70 देश शामिल हैं। इसके 10 साल के अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत की सदस्यता अभी 2028 तक है, तो भारत 2028 तक इसका सदस्य बना रहेगा। और यूनिसिट्राल WTO का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगर कभी पूछ ले कि क्या यूनिसिट्राल WTO का हिस्सा है, तो नहीं, यूनिसिट्राल WTO का हिस्सा नहीं है। WTO व्यापार से जुड़े नीतिगत मुद्दों का निपटारा करता है। यूनिसिट्राल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में निजी भागीदारों पर लागू कानूनों से संबंधित मामलों को देखता है। यह दो देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को नहीं देखता है। फिर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो भारत को 4 साल के अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, तो इसकी स्थापना बेसिकली जो अंकटाड है ये व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ये जारी करता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और ये करता क्या है? विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक न्यायसंगत रूप से भाग लेने में मदद करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इस संगठन ने 1946 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसका जो मुख्यालय है द पीस पैलेस द हेग में है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी जो मुख्यालय है वो भी द हेग में ही है। यह संयुक्त, हालांकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, इससे आप कंफ्यूज ना करिएगा। हाँ, एसोसिएटेड एजेंसी जरूर है लेकिन उसका पार्ट नहीं है। और भारत इसका तो एक प्रकार से भागीदार है, इसमें तो है भारत, लेकिन ICC में भारत नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भारत नहीं, उसका मेंबर नहीं। तो इसके 6 अंग में से एक है यूनाइटेड नेशन के, और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं। भूमिका क्या है? तो यह निकाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कानूनी विवादों को निपटारा करता है तथा सलाह प्रदान करता है। इसके निर्णयवाद से जुड़े पक्षकारों पर स्वैच्छिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। अगर आप इसको मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते हैं तो कोई बहुत बड़ा उल्लंघन नहीं। इसके निर्णयों के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि निर्णय की व्याख्या करने हेतु नए तथ्यों के आधार पर निर्णय में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ICC के साथ तुलना, तो ICC अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के मामले पर राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है। इसके विपरीत जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा करता है, जबकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है। ICC में आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलता है। ऐसे अपराधों में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराधों को शामिल किया जाता है। इसको पढ़ ही लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसकी स्थापना, इसकी उत्पत्ति बेसिकली 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रोम संविधि द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 2002 से ये कार्य करना आरंभ करता है। इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में। और विश्व के 123 देश इसके पार्ट हैं या इसके पक्षकार हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। और क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसका अधिकार बेसिकली केवल रोम संविधि लागू होने यानी कि 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर है, यानी उसके पहले जो अपराध हुए हैं उस पर इसका कोई अधिकार नहीं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो इसके निर्णय के खिलाफ चैम्बर में अपील की जा सकती है। फिर ICC के पास अपनी स्वयं की कोई पुलिस फोर्स नहीं होती है और संदिग्धों की गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण के लिए राष्ट्र देशों के सहयोग पर निर्भर करता है। इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं। ये 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने जा सकते हैं। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत को IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ 2 वर्ष के लिए यानी 2024-25 के लिए फिर से चुन लिया गया है। इसकी स्थापना IMO की स्थापना 1948 में हो गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मुख्यालय इसका लंदन में है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग के जरिए सुरक्षित, सिक्योर एवं पर्यावरण के अनुकूल, कुशल एवं सतत पोत परिवहन को बढ़ावा देना है। फिर L69 समूह, L69 ग्रुपिंग, तो भारत द्वारा आयोजित एक बैठक में L69 समूह ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग की है। L69 एक सुधार समर्थक समूह है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं। इस समूह के देश यूएनएससी में व्यापक सुधार करने और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के साझा हित से एकजुट हुए हैं। इस समूह में भारत भी एक नेतृत्व करता है।
G20 तो हाल ही में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस समय सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ था। 9 से 10 सितंबर, डेट भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इन द सेंस कि ये भारत में होने वाला बहुत बड़ा सम्मेलन है ना। अभी तक इतने सम्मेलन हुए हैं तो ये टॉप मोस्ट का है, तो इसकी डेट भी याद रखिएगा। तो 9 से 10 सितंबर 2023 को वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम से इसका आगाज किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख आउटकम्स या परिणाम, तो इस शिखर सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया। इसमें शामिल विषय हैं SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना, महिला सशक्तिकरण, बहुपक्षीय संस्था में सुधार यानी जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल UNSC या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस पर सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं वैश्विक शांति। जैव ईंधन की खपत में बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई है। यहाँ से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। फिर जो भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा है बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में भारत के आग्रह पर शामिल किया गया है। तो ये दिखाता है किस प्रकार भारत का ग्लोबल स्टेचर बढ़ रहा है। अब G20 में 20 की बजाय 21 सदस्य हैं, 19 जो देश हैं इसमें, और 2 संगठन हैं। 2 संगठन कौन कौन से हैं? यूरोपीय यूनियन प्लस EU। पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी पर्यवेक्षण के लिए G20 सैटेलाइट मिशन आरंभ करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करना है। काशी कल्चरल पथवे नामक दस्तावेज के तहत सदस्यों ने पहली बार सर्वसम्मति से एक स्टैंड अलोन लक्ष्य के रूप में संस्कृति की उन्नति का समर्थन किया है। फिर स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव की मजबूती प्रदान करने के लिए गांधीनगर एम्प्लॉयमेंट रोड मैप और गांधीनगर सूचना मंच को अपनाया गया है। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव का लक्ष्य भूमि रक्षण को कम करना, रोकना और पूर्व स्थिति को बहाल करना है। साथ ही 2040 तक भूक्षरण को 50% तक कम करना है। अफ्रीकी संघ बना, G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है। तो 9 सितंबर 2023 को EU विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। तो मोदी जी ने 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की। कोरोमास संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असौमानी ने G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर आसन ग्रहण किया। तो ये आ सकता है कि इस समय EU के अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असौमानी है। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर में चीजें रही और आपको लगेगा कहाँ से ये आ गया, तो कहाँ से नहीं आएगा, ये आएगा यहीं से। लेकिन हाँ, चूंकि ये करंट अफेयर में रहेगा तो जरूर पूछ सकता है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं को पत्र लिखकर नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान EU को पूर्ण सदस्यता देने की वकालत की थी। G20 अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में, मुख्यालय इसका अदिस अबाबा इथियोपिया में है और इसे 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जो कि 1963 से 99 के मध्य रहा था, की जगह इसको स्थापित किया गया है। इसमें 55 देश हैं अफ्रीका के। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य नागरिक समावेशन और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग एवं एकीकरण द्वारा अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना। फिर G20 का स्थायी सदस्य बनने वाला EU दूसरा क्षेत्रीय संगठन है। हाल ही में EU ने सैन्य तख्तापलट के कारण नाइजर को अपनी सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया है। भारत अफ्रीका के 2 अन्य महत्वपूर्ण समूहों सेफ्टा और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के साथ भी जुड़ा हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए 2018 में 55 अफ्रीकी देशों के बीच AFCFTA यानी अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। साकू, ये दक्षिणी अफ्रीका के 5 देशों बोत्सवाना, इस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक सीमा शुल्क संघ है, साकू और अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो साकू को याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से देश हैं? बोत्सवाना है, इस्वातिनी है, लेसोथो है, नामीबिया है और दक्षिणी अफ्रीका।
अब G20 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो गठन है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक स्तर के आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना था। उद्देश्य क्या है? यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्य हैं इसके यूएसए, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, रूस, मेक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब, जापान। तो ये G20 जो संगठन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके सदस्य देशों को भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ से कौन है? नॉर्थ अफ्रीका से है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नॉर्थ अफ्रीका से कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग चलते आ रहे हैं। तो नॉर्थ अफ्रीका से कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है। साथ ही साथ मेक्सिको भी है नॉर्थ अफ्रीका से, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मिडिल जो अफ्रीका है, मिडिल नॉर्थ अमेरिका है उससे। फिर हम साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे तो साउथ अमेरिका से कौन देखने को मिल रहा है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील देखने को मिल रहे हैं। अर्जेंटीना और ब्राज़ील देखने को मिल रहे हैं। फिर हम यूरोप की तरफ आते हैं। यूरोप में यूरोपीय संघ है एज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो यूरोपीय संघ भी है एक संगठन के रूप में। फिर यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। हमने अभी फ्रांस को देखा था, फ्रांस भी है, फ्रांस है। जर्मनी है और इसके साथ साथ इटली भी है। फिर एशिया की तरफ अगर हम आते हैं तो एशिया से कौन कौन से देश हैं? एशिया से एक तो भारत है, भारत भी है इसमें। एशिया से स्वयं भारत है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन है एशिया से या है ना, तुर्की भी एशिया में ही है, तुर्की भी, तो ये भी एशिया में आ जाएगा। फिर सऊदी अरेबिया भी, जापान तो है ही है, साउथ कोरिया भी है। इंडोनेशिया है, भारत के बारे में हमने देखा है। चीन भी एशिया में ही आ जाएगा। और फिर यूरोपीय संघ और अफ्रीकन यूनियन ये भी है। साथ ही साथ रूस भी है हमारा, रूस, उसको मत छोड़ दो, रूस भी है। तो कुल मिला के इसमें जो सदस्य देश हैं ऐसे देश हैं जो अपने आप में बड़ी इकोनॉमियाँ है ना, ये याद रखिएगा दिमाग में। और भारत G20 का संस्थापक सदस्य है। कार्यप्रणाली तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता क्रमिक रूप से बदलती रहती है। सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ट्रॉइका अर्थात भूतपूर्व, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष देश G20 प्रेसिडेंसी में सहायक की भूमिका निभाते हैं। 2023 में ट्रॉइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल थे। 2023 में इंडोनेशिया से भारत को मिला, भारत ने ब्राजील को दिया। 2024 ट्रॉइका में भारत ने ब्राजील को देगा और ब्राजील दक्षिण अफ्रीका को देगा। G20 में 2 समांतर ट्रैक शामिल हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा। तो इसका कोई स्थायी सचिवालय स्टाफ नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और G20 के 4 आमंत्रित देश हैं, गेस्ट कंट्रीज हैं। तो भारत ने चूंकि आयोजित किया था, तो भारत ने बांग्लादेश को बुलाया था, भारत ने सिंगापुर को बुलाया था, भारत ने मॉरिशस को बुलाया था और भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को बुलाया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो भारत ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल फ्यूल अलायंस बनाया। तो उसकी शुरुआत की बेसिकली। तो ये महत्वपूर्ण है, भारत ने किसके किसके साथ बनाया याद रखिएगा। भारत है बड़ा कंट्री, फिर उसके साथ एक प्रकार से यूएसए है ना, और मिडिल ईस्ट से यूएई है, तो याद रखिएगा। चाइना नहीं है, तो याद रखिएगा। फिर अब भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस MOU पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए। तो IMEC में रेल मार्ग, जल रेल पारगमन नेटवर्क, सड़क एवं समुद्र तथा सड़क परिवहन मार्ग व नेटवर्क शामिल हैं। इसके 2 गलियारे हैं। तो पूर्वी गलियारा है, तो यह भारत को अरब देशों से जोड़ेगा, अरब की खाड़ी से जोड़ेगा बेसिकली। और उत्तरी गलियारा ये अरब सागर की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें भारत में एक्ट वेस्ट की नीति को मजबूत करेगा। ये भारत लगातार नई नई नीतियां लेके आता है, तो उनको मजबूत करने के लिए भी कुछ न कुछ ये लाता रहता है। चलिए दोस्तों, ग्लोबल साउथ के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबल साउथ शब्द सामान्यतः विकासशील, अल्प विकसित या विकास अविकसित देशों को व्यक्त करता है।
ये देश मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। इसमें अधिकतर अफ्रीका, एशिया व लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रेंट रिपोर्ट आई थी 1980 में, उसमें किया गया था। बिम्स्टेक पूरा नाम क्या है इसका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक, थाईलैंड में 9 मार्च 2023 को संपन्न हुई। 9 मार्च 2023 को भारत भी इस बैठक में शामिल हुआ है बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक के बारे में, तो बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्यों भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया था। तब इसका नाम बिम्स्टेक था। म्यांमार 1997 में इस संगठन में शामिल होने के बाद 2004 में इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया। सचिवालय इसका ढाका, बांग्लादेश में है। उद्देश्य क्या है? तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक सक्षम परिवेश बनाना, साथ ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना। इसके सदस्य कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है। नेपाल 2004 में बनता है, भूटान भी 2004 में बनता है। तो एशिया से कितने हैं या साउथ एशिया से कितने हैं? तो भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, याद रखिएगा, मालदीव नहीं है इसमें, है ना। 5 तो ये हो गए। 2 एक प्रकार से आसियान कंट्रीज हैं। कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। तो 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। इस चार्टर ने बिम्स्टेक को एक संगठन के रूप में औपचारिक मान्यता दी। इसके तहत सदस्य सहयोग के सेक्टर पिलर्स की संख्या 14 से घटाकर 7 पर सहमत हुए हैं। प्रत्येक सेक्टर का पिलर नेतृत्व अलग अलग देश करेगा। भारत सुरक्षा सेक्टर का नेतृत्व कर रहा है, सुरक्षा पिलर का नेतृत्व कर रहा है। और भारत बिम्स्टेक को नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट के अपने विदेशी नीति के उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के लिए एक सहज मंच के रूप में देखता है। आसियान सुर्खियों में क्यों है? तो 7 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उत्पत्ति तो इसकी स्थापना 1967 में आसियान बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ हुई। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हस्ताक्षर किए थे। दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता एवं सहयोग की संधि TAC 1976 में स्थापित की गई। यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच शांतिपूर्ण, सहाअस्तित्व एवं मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक है। सचिवालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। सदस्य कौन कौन से हैं? ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। डायलॉग पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, भारत है, यूरोपीय संघ है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, बेसिकली साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। डायलॉग पार्टनर और आसियान कम्युनिटी, तो इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसमें निम्नलिखित 3 स्तंभ हैं: आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान +3 सहयोग में आसियान सदस्य देश हैं, चीन है, जापान है। आसियान +3 कौन? आसियान +3 में कौन कौन है? चीन है, जापान है और साउथ कोरिया। भारत पूर्वी एशिया शिखर समिट, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और विस्तारित आसियान समुद्री मंच में आसियान के क्षेत्रीय मंचों में एक सक्रिय भागीदार है। आसियान भारत बस व्यापार समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेसिकली भारत का आसियान के साथ FTA टाइप का है। तो ये कब हस्ताक्षर हुआ था? 2009 में। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो भारत म्यांमार, थाईलैंड, ये प्रकार से ट्राइलेटरल है, त्रिपक्षीय राजमार्ग है और कालादान मल्टी मॉडल परियोजना है भारत और म्यांमार के बीच में। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट, तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लिया। ईस्ट एशिया समिट दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का एक मंच है। इसे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें आसियान के 10 देश आ जाते हैं। आसियान के 10 देश आ गए। फिर प्लस आसियान प्लस के जो देश हैं, कौन कौन से आसियान प्लस के देश थे हम देखे था। साउथ कोरिया था, उसमें साउथ कोरिया था,
चाइना था और जापान था। तो ये हो गए, ठीक। साउथ कोरिया, चाइना और जापान। इसके साथ साथ अन्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत भी है, इसमें जापान तो ठीक है, जापान, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, रूस भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी। तो ईस्ट एशिया समिट की प्रक्रिया 2005 में मलेशिया के कोलालमपुर में प्रथम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ शुरू की गई थी। ब्रिक्स सुर्खियों में क्यों है? तो जोहानिसबर्ग में संपन्न हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि 22 से 24 अगस्त 2023 में ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करते हुए 5 नए देशों को इस समूह में शामिल किया गया है। 5 नए देश कौन कौन से हैं? मिस्र है, ये बेसिकली मिस्र और इथियोपिया, ये अफ्रीका से हैं। ईरान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हैं ब्रिक्स में। ये मिडिल ईस्ट से हैं और संयुक्त अरब अमीरात, ये भी मिडिल ईस्ट से। जोहानिसबर्ग सेकंड घोषणा पत्र यह वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को शामिल करता है। उत्पत्ति तो 2001 में गोल्डमैन सक्स पेपर में रखी गई थी और इसमें ऐसे देशों को शामिल किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्था 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी, अर्थात जो G7 में शामिल नहीं थे। तो ब्रिक्स देशों ने 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की। 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने से अब ब्रिक्स बन चुका है। सचिवालय, इसका कोई स्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं, जैसा कि G20 के साथ है। G20 का भी कोई स्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं। वर्तमान सदस्य हैं ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, साउथ अफ्रीका है, अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नए बने हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? रूस में होगा। ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो ये 2014 में बेसिकली शुरू किया गया था। तो सदस्यों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, कंटिजेंसी रिजर्व सिस्टम की शुरुआत की है, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की शुरुआत की है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु टीकों के लिए ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये बेसिकली NDB गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। इस बैंक का परिचालन 2015 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। मुख्यालय इसका शंघाई, चीन में है। तो ब्रिक्स, इसे बेसिकली ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था। ब्रिक्स में यस लास्ट में आता है, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ होगा? शंघाई में होगा। चलो ब्रिक्स याद करिएगा। फिर चीन के बाद भारत NDB से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला दूसरा बड़ा देश है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में भाग लिया। ब्रिक्स के अलावा ब्रिक्स देशों में मित्र देशों ने भी इसमें बैठक में हिस्सा लिया, जैसे कि बेलारूस, बुरुंडी, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान और क्यूबा। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक पहल का उद्देश्य करीबी सहयोगियों के साथ ब्रिक्स से संवाद को बढ़ावा देना और इसके प्रभाव में वृद्धि करना। ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है मौजूदा विस्तार से पहले, तो वैश्विक GDP का, मौजूदा विस्तार से पहले की बात है, वैश्विक GDP का 24%, वैश्विक जनसंख्या का 41% और वैश्विक व्यापार का 16%। अब ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ है, इसमें 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इनको पूर्णकालिक स्थायी सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया है। हालांकि अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने अपने निर्णय से पीछे हट गया है। अर्जेंटीना को भी शामिल होना था, लेकिन वो हट गया है। ब्रिक्स के विस्तार का महत्व, तो बहुत रूपी विश्व को आकार देने में महत्व है इसका। विविध क्षेत्रों और आर्थिक शक्तियों के साथ ब्रिक्स का विस्तार विश्व व्यवस्था में इसे एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। मध्य शक्तियों की बढ़ती भूमिका, तो ब्रिक्स एक बहुरूपी व्यवस्था की ओर एक सूक्ष्म बदलाव की पेशकश करता है, जहां मध्यवर्ती शक्तियां तेजी से केंद्रीय भूमिका निभा रही। नए देशों में ब्रिक्स समूह के फुटप्रिंट का विस्तार हो रहा है। यह विस्तार मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिक्स की उपस्थिति को मजबूत करता है। इससे ब्रिक्स की वैश्विक पहुंच को और वृद्धि मिलती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभाव बढ़ना, तो विस्तार के बाद दुनिया की 40% आबादी वाले ब्रिक्स ने क्रय शक्ति क्षमता के मामले में G7 देशों को पीछे छोड़ दिया। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र और इथियोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने से वैश्विक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए क्या महत्व है? विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाना।
ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है। वार्ता के लिए सुरक्षा मंच है ये। तो ब्रिक्स भारत की द्विपक्षीय तनाव के समय भी वार्ता में शामिल होने और संभावित उद्वंता का प्रबंधन करने के लिए तटस्थ मंच प्रदान करता है, जैसा कि भारत चीन डोकलाम प्रतिरोध के समय देखा गया था। समावेशी वित्तीय व्यवस्था या एनडीबी जैसी पहलों के साथ अधिक समावेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के निर्माण में योगदान देता है। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या सीओ, तो पहली बार भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को आभासी रूप से आयोजित किया गया। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एससीओ राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने 2022 में समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इसकी अध्यक्षता सदस्यों के बीच रोटेट होती रहती है। कजाकिस्तान एससीओ का अगला अध्यक्ष होगा। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका विषय क्या है? सिक्योर एससीओ। सिक्योर मतलब सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, नागरिकों की सुरक्षा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी इन द रीजन क्षेत्र से कनेक्टिविटी, एकता यानी यूनिटी, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ज्ञातव्य है कि 2018 के एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योर पद को प्रस्तुत किया था। इस सम्मेलन में ईरान को नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था, 9वां सदस्य बना था। काशी को एससीओ की पहली पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। संघाई सहयोग संगठन के बारे में, तो इसकी स्थापना 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में। उद्देश्य क्या है? सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना, फिर सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग एवं खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्र में सहयोग करना। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान है। 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब इसमें संरचना क्या है? तो राष्ट्रों की परिषद है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है, निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है ये। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, तो ये दूसरी सर्वोच्च परिषद है, संस्था है। 2 स्थायी निकाय, बीजिंग चीन स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। रैट्स आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ सदस्य देशों के बीच समन्वय एवं वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। भारत इसका सदस्य है। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी व चीनी हैं। एससीओ 2005 से संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसका पर्यवेक्षक भी है। अब G7 देशों को देखते हैं। तो हाल ही में G20 समूह का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया। इसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि देशों को भी आमंत्रित किया गया था। G20 मूल रूप से G8 1973 के रूप में शुरू हुआ था और 1975 में इसे स्थापित किया गया था। यह अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच है, इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है। इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में वर्चस्व है। सदस्य देश के कौन कौन? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। 3 ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है जिसके स्थायी सचिवालय नहीं है। पहला तो हमने देखा था क्या? पहला हमने देखा था G20, फिर हमने देखा था बिम्स्टेक नहीं, ब्रिक्स। तो पहला हमने क्या देखा था? G20, दूसरा ब्रिक्स देखा था, तीसरा ये G7। इसका भी कोई स्थायी सचिवालय नहीं। तो रूस 1998 में G7 में शामिल हुआ था, जिसे बाद में G8 कहा जाने लगा, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के लिए इसे बाहर कर दिया गया था। तो 98 में शामिल हुआ, 14 में बाहर कर दिया गया। तो लगभग ये 16 साल रहा था। और यूरोपीय संघ G20 का सदस्य नहीं है, परंतु यह इसके आर्थिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने हेतु वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के मध्य के लिए साझेदारी है ये। अब नाटो के बारे में देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपने गठन के 75 वर्ष पूरे किए हैं। साथ ही स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने वाला 32वां राष्ट्र बन गया। स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने वाले 31वें और 32वें देश बन गए हैं। फिनलैंड भी शामिल हो गया है और स्वीडन। संगठन के सदस्य के रूप में फिनलैंड नाटो की सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव डिफेंस का हिस्सा है। इस रूप में उसे
उत्तर अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में निहित सुरक्षा गारंटी प्राप्त है। सामूहिक सुरक्षा के साथ पर एक सदस्य देश के विरुद्ध आक्रमण सभी सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। वर्ष 2001 में में 9/11 के बाद जो हमले हुए थे, 9/11 के हमलों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया। नाटो की उत्पत्ति 1949 में वाशिंगटन जो संधि हुई थी उसके माध्यम से की गई थी। कब? 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसे यूरोपीय यूनियन में यूरोपीय क्षेत्र में तत्कालिक सोवियत संघ विस्तार के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन के रूप में स्थापित किया गया था। नाटो में 32 सदस्यीय सैन्य गठबंधन है। इसमें 30 यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिका के 2 अमेरिका व कनाडा शामिल है। यूरोपीय संघ के सदस्य जो नाटो का हिस्सा नहीं है ऑस्ट्रिया है, साइप्रस है, आयरलैंड है और माल्टा है। अनुच्छेद 5 तो इसमें सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का प्रावधान है। इसमें वो बंद किया गया है कि नाटो के किसी एक सदस्य के खिलाफ हमला सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अभी तक अनुच्छेद 5 को सिर्फ एक बार लागू किया गया है। 2001 में 9/11 के हमले को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे लागू किया है अनुच्छेद 5 को। तो इसके 12 संस्थापक सदस्य देश रहे हैं। बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 2023 में फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना और मार्च 2024 में, मतलब हाल ही में मार्च 2024 में स्वीडन 32वां सदस्य बन गया है। 2022 में यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया था और उसे 2023 में विनियस शिखर सम्मेलन में आश्वासन प्रदान मिला था। यूरोपीय संघ के वे सदस्य जो नाटो का हिस्सा नहीं है तो साइप्रस है, ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है और माल्टा। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। नाटो भागीदारी तो नाटो ने 40 से अधिक गैर सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। इन्हें नाटो भागीदारी कहता है। ये संबंध निम्नलिखित संरचनाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। पहला है पार्टनरशिप फॉर पीस, शांति के लिए भागीदारी। तो यूरो अटलांटिक क्षेत्र के देशों के साथ एक द्विपक्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम है। इसमें रूस सहित 18 भागीदार देश शामिल हैं। हालांकि बेलारूस और रूस के साथ भागीदारी वर्तमान में निलंबित। पार्टनरशिप फॉर पीस के तहत भूमध्य सागरीय संवाद या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देशों के लिए एक कार्यक्रम है। इस्तांबुल सहयोग पहल, यह पहल मध्य पूर्व क्षेत्र के देशों के लिए। समुद्री सुरक्षा तो नाटो का ऑपरेशन सी गार्जियन भूमध्य सागर में एक सुरक्षित और संरक्षित समुद्री पर्यावरण बनाए रखने में योगदान देता है। सोवियत संघ ने 1955 में 7 अन्य पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों के साथ अपना स्वयं का सैन्य गठबंधन बनाकर नाटो के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस गठबंधन को वार्सा पैक्ट कहा जाता है। 1955 लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वार्सा संधि वाले कुछ नाटो जो संधि वाले देश थे कुछ नाटो सदस्य बन गए, जिसमें हंगरी है, पोलैंड है, बुल्गारिया है, एस्टोनिया है, लातविया है आदि। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर अनुच्छेद 51 है अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये जो नाटो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर 51 है उससे अपनी अथॉरिटी गेन करता है। और प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा मेजर नॉन नेटो ऑर्गेनाइजेशन या एलआई का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है। यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा व्यापार एवं सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं। हालांकि MNNA का दर्जा मिलने से एक देश को सैन्य एवं आर्थिक विशेषाधिकार जरूर प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे दर्जा प्राप्त देश को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रतिबद्धता नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेजर नॉन नेटो एलआई हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप पर हमला होगा तो सभी देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक प्रकार से आपके रक्षा के लिए आएंगे। अमेरिका ने 30 देशों को MNNA के रूप में नामित किया है। ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, उत्तर कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया। भारत को ये दर्जा नहीं मिला है, पाकिस्तान को मिला। अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के दर्जे संबंधी प्रावधान अमेरिकी कानून में दिए गए हैं। यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा व्यापार एवं सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में 18 देश इसमें शामिल हैं।
ब्राज़ील, मिस्र, इजराइल, जापान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड आदि शामिल हैं। भारत को दर्जा नहीं मिला है। नाटो +5, तो यह अमेरिका नाटो देशों के 5 साझेदार देशों के साथ एक मंच पर उनको लाने का काम करता है। सुरक्षा गठबंधन है ये 5 साझेदार देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। इसे 2019 में औपचारिक रूप दिया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य नाटो के वैश्विक भागीदारी के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समूह की स्थापना चीन के बढ़ते खतरे के संदर्भ में की गई है। एक अमेरिकी सीनेटर भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने वाला है। हालांकि भारत ने पहले इस फ्रेमवर्क को स्वीकार कर दिया था। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसकी उत्पत्ति 1989 में पेरिस में इसकी स्थापना G7 द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस में है। तो FTA के बारे में, यह एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है धन शोधन, आतंकवाद के वित्तीय पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण के जोखिम से वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखना। इसमें भारत सहित 37 सदस्य देश शामिल हैं। 2 क्षेत्रीय संगठन, खाड़ी सहयोग परिषद एवं यूरोपीय आयोग है। भारत 2010 में FTA में शामिल हुआ था। कार्य क्या है इसका? तो यह अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। जो देश FTA मानकों का पालन करने में बार बार विफल होते हैं, उन्हें ये ग्रे लिस्ट अथवा ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर FTA ने रूस को, एक प्रकार से रूस की जो सदस्यता है उसको निलंबित कर दिया है। FTA ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में विफल रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को डाल दिया है ना। फिर समग्र एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म या काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण सुधार करने के चलते पाकिस्तान को 2022 में इसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान एक कुटिल देश है, उसको ब्लैक लिस्ट में हमेशा डाले रखना चाहिए, लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। G33 देशों ने खाद्य सुरक्षा के लिए स्थायी सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग समाधान का आह्वान किया। तो G33 के बारे में, कृषि क्षेत्र में विकासशील और अल्प विकसित देशों का एक गठबंधन है। इसके 47 सदस्य हैं। मुख्य सदस्यों में भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और अन्य शामिल हैं। WTO वार्ता के दोहा दौर के दौरान 2003 में कैनकुन मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, इससे पहले गठित किया गया था। ये भारत के प्रभुत्व के कारण यह WTO वार्ता में कृषि रक्षात्मक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उत्पादों की छूट और विशेष सुरक्षा तंत्र की वकालत की गई है। रायसीना डायलॉग 2024 में, तो रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो रायसीना डायलॉग 2016 से नई दिल्ली में भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो बहुहितधारक कार्यक्रम में राजनीतिक, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की साझेदारी में ORF ऑर्गेनाइजेशन, ORF बेसिकली है ये, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। 2024 के संस्करण की थीम क्या थी? चतुरंग, यानी संघर्ष करो, प्रतियोगिता करो, सहयोग करो और चीजों का निर्माण करो। फिर टेक फ्रंटियर्स, ग्रह के लिए शांति, युद्ध एवं शांति, उपनिवेशवाद से मुक्ति, 2030 के बाद का एजेंडा तथा लोकतंत्र की रक्षा सहित 6 विषयगत स्तंभों की इसमें संरचना की। तो नेक्स्ट दोस्तों, क्वाड सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने स्ट्रेंथ US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कोऑपरेशन या स्ट्रेंथनिंग क्वाड एक्ट को पारित किया। अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्वाड के चारों सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना, ताकि एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, लचीले, सुव्यवस्थित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। अब क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह एक औपचारिक मंच है और इस समान विचारधारा वाले 4 देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। उद्देश्य क्या है? यह सदस्य देशों को वैश्विक कल्याण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करने पर जोर देता है। यह एक ऐसे खुले, स्वतंत्र एवं समावेशी हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक का समर्थन करता है जो समृद्ध एवं मजबूत हो। क्वाड के अन्य पहल, तो इसमें इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समुद्री एजेंसियों को समुद्री गतिविधियों पर रियल टाइम में व लागत प्रभावी जानकारी प्रदान करता है।
स्टेम तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ऐसे मतलब फुल फॉर्म है इसे। तो इसे स्टेम क्षेत्र में अगली पीढ़ी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। स्टेम योजना शुरू की गई है एक प्रकार से। शीत युद्ध की मानसिकता, तो चीन के क्वैड कूटनीति की आलोचना करते हुए इसे शीत युद्ध की मानसिकता और एशियाई नाटो स्थापित करने का प्रयास कहा है किसने? चीन ने। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो हाल ही में लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के 75 ईयर्स हो चुके हैं। ज्ञातव्य है कि 26 अप्रैल 1949 को, कब? 26 अप्रैल 1949 को लंदन घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के साथ आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1949 में। 26 अप्रैल 1949 को। राष्ट्रमंडल क्या है? कि अधिकांशतः ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन रहे राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ है। ये देश लोकतंत्र, व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर आपस में सहयोग करते हैं। तो उत्पत्ति, तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश। तो 1926 के इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और डोमिनियन स्टेटस वाले देश, अर्ध स्वतंत्र देश, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान राज्यों के रूप में जुड़ने हेतु सहमत हुए। डोमिनियन स्टेटस वाले देश ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, लेकिन ब्रिटेन का उन देशों पर शासन नहीं था। भारत की स्वतंत्रता 1947 में होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत एक गणतांत्रिक राज्य बन गया, लेकिन वह राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बने रहना चाहता था। लंदन घोषणा पत्र 1949 को अपनाया गया। इसके तहत घोषणा की गई कि गणतंत्र एवं अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई। शुरुआत में इसमें भारत सहित 8 सदस्य शामिल थे। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले नवीनतम 4 देश तो मोजाम्बिक है, रवांडा है, गैबॉन है और टोगो है। कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। रवांडा, मोजाम्बिक, गैबॉन और टोगो। वर्तमान में इसके भारत सहित 56 देश सदस्य हैं। फिर राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है। इस बैठक में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है तथा अंत में शिखर सम्मेलन मुख्य आउटकम के रूप में एक आधिकारिक विज्ञप्ति या डॉक्यूमेंट जारी करता है। इसे हालिया बैठक 2022 में रवांडा में हुई थी। तो CHOGM की अगली बैठक, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो अगली बैठक है, अक्टूबर 2024 में एपिया समोआ में आयोजित होने की घोषणा की गई है। कॉमनवेल्थ जो सेक्रेटरीट है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, ये लंदन में है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, राष्ट्रमंडल का अपना कोई चार्टर, संघ या संविधान नहीं है। सभी सदस्यों को समान दर्जा मिला है। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। और भारत ने नई दिल्ली में 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। भारत EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, तो इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट 10 मार्च 2024 को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने पहली बार EFTA के सदस्यों के साथ कोई FTA संपन्न किया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और इसे मजबूत करना है। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं। EFTA के सदस्यों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। व्यापार समझौतों के प्रकार, तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले 2 भागीदार देशों के मध्य FTA से पहले किए जाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह स्कीम FTA, सेका या सेपा वार्ताओं के समापन से पहले व्यापार करने वाले 2 देशों में प्रशुल्क उदारीकरण के लिए कुछ उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से विश्वास उत्पन्न करने की दिशा में अपनाया जाने वाला एक कदम है। फिर तरजीही व्यापार समझौता, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें 2 या 2 से अधिक भागीदार देश टैरिफ लाइनों की स्वीकृत संख्या पर प्रशुल्क कम करने पर सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए भारत मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता। फिर FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। FTA 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के मध्य स्थापित किया जाने वाला एक व्यापारिक समझौता है। इसे मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्कों और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए संपन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत श्रीलंका FTA। फिर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इसमें प्रशुल्क में कमी, इसे समाप्त करने के साथ साथ विनियामकीय मुद्दों को कवर करने वाले समझौते शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने साउथ कोरिया और जापान के साथ सेपा पर हस्ताक्षर किए। कस्टम यूनियन के तहत भागीदार देश एक दूसरे के साथ शून्य प्रशुल्क
या शून्य शुल्क पर व्यापार कर सकते हैं। हालांकि अन्य देशों के साथ समान प्रशुल्क बनाए रख सकते हैं, उदाहरण के लिए यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ साकू आदि। कॉमन मार्केट, साझा बाजार। साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का ही एक रूप है, ये कस्टम यूनियन का ही एक रूप है। इसमें सदस्यों के बीच श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने, तकनीकी मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है यूरोपीय कॉमन मार्केट। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो IOAR हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की IOAR की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुई। कहाँ? कोलंबो श्रीलंका में। उत्पत्ति इसकी 1997 में हुई थी और ये अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यह संगठन नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र है, IOAR क्षेत्र है, के भीतर क्षेत्रीय सहयोग एवं सतत विकास को मजबूत करना। तो हिंद महासागर क्षेत्र के 23 देश इस संगठन के सदस्य हैं। CMO इस संगठन का सर्वोच्च निकाय है, इसमें बैठक प्रतिवर्ष होती है और भारत 2025 से 27 तक इसका अध्यक्ष बना है। ग्रुप ऑफ 77 G77, तो भारत ने क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 77 विकासशील देशों के समूह G77 को प्लस चाइना भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य नहीं मानता। इसकी स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। यह ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र और उनकी संस्थाओं के समक्ष अपनी संयुक्त आवाज रखने का एक माध्यम भी प्रदान करता है। यह विकास के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को ही बढ़ावा देता है। वर्तमान में इसके 134 सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में इसके 134 सदस्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन। फिर G24, उत्पत्ति इसकी 1971 में ग्रुप ऑफ 77 ने इसे अपने भाग के रूप में स्थापित किया। इसे औपचारिक रूप से 1972 में गठित किया गया। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24 ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट यानी G24 वस्तुतः ब्रिटेन वुड्स संस्थानों के विचार विमर्श एवं निर्णयों में मौद्रिक एवं विकास संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों का पक्ष रखता है। विकासशील देशों का पक्ष रखता है। इसके सदस्य कितने हैं? 24 हो गए हैं, भारत सहित 28 हो गए हैं। और चीन विशेष आमंत्रित स्पेशल गेस्ट के तौर पर चीन को बुलाया जाता है। IMF मुख्यालय में वाशिंगटन DC में इसका सचिवालय है। फिर I2U2, तो I2U2 समूह के तहत भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात ने, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित टूल बनाना है। I2U2 पहल के बारे में, यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका का समूह है। I2U2 मंच का पहली बार उल्लेख इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में अक्टूबर 2021 में किया गया था। इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, परिवहन के से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया। I2U2, जिसे पश्चिमी एशियाई क्वाड के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में सदस्य देशों के बीच संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना। उद्देश्य क्या है? इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित करना। इसके उद्देश्य में निम्नलिखित शामिल: पारस्परिक हितों के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करना, व्यापार में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। फिर ओपेक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1 जनवरी 2024 को अंगोला ओपेक से बाहर हो गया है। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित एवं स्थिर कीमतें सुनिश्चित करना, इसके लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों में तालमेल बिठाना एवं एकीकरण करना। ओपेक के मुख्य उद्देश्य हैं: पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित एवं स्थिर कीमतें सुनिश्चित करना, इसके लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों में तालमेल बिठाना एवं एकीकरण करना, पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग करने वाले देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की दक्षतापूर्वक आवश्यक एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसमें सदस्य कितने हैं? 12।
कौन कौन से? ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको ईरान भी मिलेगा, जहां आपको सऊदी अरेबिया भी मिलेगा और इराक भी मिलेगा। फिर वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो गणराज्य है और संयुक्त अरब अमीरात है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो ओपेक गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में ब्रेंट क्रूड का इस्तेमाल करती है। हाल ही में ओपेक और ओपेक प्लस ने समग्र उत्पादन लक्ष्य को कम करने के लिए समझौता किया है। बेसिकली एक कार्टेल की तरह काम करते हैं, कार्टेल बना के काम करते हैं। 2016 में बनाया गया ओपेक प्लस 22 उत्पादक देशों का समूह है। 2016 में बना। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें सभी ओपेक सदस्य हैं प्लस 10 अन्य तेल उत्पादक देश हैं। इसमें से रूस सबसे महत्वपूर्ण है, फिर अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान है, दक्षिण सूडान है और सूडान। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो हाल ही में नैम का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया, युगांडा के कंपाला में। और इस बार जो शिखर सम्मेलन था नैम का, उसकी जो थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि। और इस शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र के तहत 10 देशों ने संयुक्त राष्ट्र को प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 10 देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा AAAA को साकार करने हेतु संयुक्त प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है। अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है। इसके लिए यह एजेंडा सभी प्रकार के वित्त पोषण प्रवाह और नीतियों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है। 10 देशों ने गाजा पट्टी पर अवैध इजरायली सैन्य आक्रमण की कड़ी निंदा की है, साथ तत्काल और स्थायी मानवतावादी युद्ध विराम का आह्वान किया। साउथ सूडान नैम का नया सदस्य बना है 121वां। तो नैम बेसिकली देख लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति 1955 में बांडुंग, इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन से मानी जाती है। सिद्धांत, बांडुंग सम्मेलन के दौरान घोषित बांडुंग के 10 सिद्धांतों को बाद में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया। 1961 में नैम का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ। बेलग्रेड वर्तमान में सर्बिया की राजधानी है। संस्था तो वर्तमान में भारत सहित इसके 121 सदस्य हैं। अफ्रीका के 54, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका के और करीबिया के 26 और यूरोप से 2 देश हैं। 2012 से अब तक इनकी सदस्य संख्या 120 थी, जो दक्षिणी सूडान के शामिल होने से, साउथ सूडान के शामिल होने से 121 हो गई है। 18 और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन नैम के पर्यवेक्षक हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, नैम की नीति पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच हस्तांतरित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के सिद्धांत हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पास कोई औपचारिक संस्थापक चार्टर या संधि नहीं है, साथ ही इसका कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है? संयुक्त राष्ट्र में सुधार एवं उसका लोकतांत्रिकरण हो, इसके लिए जरूरी है। फिर संप्रभुता की रक्षा के लिए भी जरूरी है। एकजुट करने वाली शक्ति है। तो नैम उपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद को रोकने के लिए नैम अभी भी एक सख्त उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है। दक्षिण सहयोग के लिए एक मंच हो सकता है। बहुपक्ष एवं वैश्विक शांति को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य हो सकता है। तो नैम द्वारा संयुक्त राष्ट्र को लोकतांत्रिक बनाने की वकालत और इजराइल के युद्ध की निंदा करना इसका प्रमाण है कि नैम एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। फिर सक्रिय गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का महत्व इससे बढ़ता है। फिर गुटनिरपेक्षता बनाम तटस्थता, तो गुटनिरपेक्षता एक राजनीतिक अवधारणा है। इसके भी न्यूट्रलिटी है, तटस्थता है, ये एक कानूनी अवधारणा। गुटनिरपेक्षता किसी राज्य के संविधान में नहीं लिखी गई। तटस्थता राज्य की नीति का एक स्थायी गुण हो सकता है। गुटनिरपेक्षता वैश्विक मामलों में सक्रिय भूमिका पर जोर देती है, साथ ही सभी देशों के साथ मित्रता एवं सहयोग को बढ़ावा देती है, इसलिए यह सकारात्मक अवधारणा है। तटस्थता का अर्थ है गैर भागीदारी। जरूरी नहीं कि इसमें ऐसे सकारात्मक संबंधों को शामिल किया जाए। फिर भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सुर्खियों में क्यों है ये? तो हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर अपनी 22वीं रिपोर्ट में शामिल ऑब्जर्वेशंस एंड सिफारिशों पर की गई एक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को 2008 में विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था। कब? 2008 में, ना कि 2014 में। तो इस नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसका आधार पड़ोसी देशों के साथ परस्पर परामर्श, गैर पारस्परिक निस्वार्थ, परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है।
यह समय के साथ लगातार विकसित होने वाली एक गतिशील समिति है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के नए हितों और उभरती क्षेत्रीय परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करती है, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देती है। यह नीति क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय संगठनों जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक आदि के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने या बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सहायता प्रदान करती है। कुल मिला के भारत इसके लिए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर इनिशिएटिव भारत ने नाम का विजन को बढ़ावा दे रहा है। तो सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नामक विजन को बढ़ावा दे रहा है ये। फिर भारत के पूर्वोत्तर में विकासात्मक कमी को दूर करने के लिए पड़ोसियों के साथ सक्रिय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कालादान मल्टी मॉडल परियोजना बांग्लादेश से होते हुए अखौरा अगरतला रेल लिंक का निर्माण। तो पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के लिए 5 यस कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी आ सकता है। 5 यस हैं। पहला है सम्मान, आप सम्मान करिए। फिर सम्मान करेंगे तो संवाद होगा, संवाद होगा तो शांति आ जाएगी, शांति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी तो हम अपने कल्चरल जो एस्पेक्ट है उस पर काम कर पाएंगे। याद रखिएगा, आप अगर किसी का सम्मान करेंगे तो आपसे बात करेगा, संवाद करेगा, और संवाद होगा तो शांति होगी, शांति होगी समृद्धि आएगी, समृद्धि होगा तो कल्चरल प्रगति हो सकती है। फिर म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रिजीम विथ म्यांमार। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखना। इसके अलावा सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग का भी फैसला किया है। वर्तमान में मणिपुर म्यांमार सीमा पर लगभग 10 किलोमीटर के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर म्यांमार के साथ लगी सीमा लगभग 1643 किलोमीटर पर फेंसिंग नहीं की गई। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था, तो इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के अंदर 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है। इस व्यवस्था को 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं, तो दोनों देश कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना आदि के तहत सहयोग कर रहे हैं। बहुपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग, तो दोनों देश बिम्स्टेक और मेकॉन्ग गंगा सहयोग के सदस्य हैं। 2008 में म्यांमार को सार्क में पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला था। दिशा सहयोग, दोनों देशों के बीच भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। चलिए अब भारत फ्रांस संबंधों के बारे में देखते हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने रक्षा उत्पादन पर सहयोग के लिए रक्षा औद्योगिक रोडमैप की घोषणा की थी। दोनों देशों के बीच विविध संयुक्त रक्षा अभ्यासों के लिए अभ्यासों जैसे कि वरुण, ये नौसेना के लिए है, गरुण वायुसेना के लिए, और शक्ति थल सेना का आयोजन किया जाता है। भारत और फ्रांस ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर असैन्य परमाणु समझौता भी किया हुआ है। उदाहरण के लिए जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा समाधानों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई है। भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध, इंडिया यूएई रिलेशनशिप, भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। बहुपक्षीय सहयोग, दोनों देश ब्रिक्स, I2U2 और UFI त्रिपक्षीय सहयोग जैसे अलग अलग मंचों का हिस्सा है। I2U2 तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ये है, और UFI संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और भारत इसके हिस्सा हैं। यूएई में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय लोग रहते हैं, जो यूएई की आबादी का लगभग 35%, याद रखिए 35%। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना, तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका इस गलियारे के भागीदार। अब साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन सासिक, तो प्रधानमंत्री ने सासिक कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला को रखा। भारत के लिए सासिक का महत्व, तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी, म्यांमार में बन रहे सड़क गलियारे
भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो म्यांमार में बंदरगाहों के विकास के साथ भूमि से घिरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रवेश द्वार खुल जाएगा। फिर आर्थिक समृद्धि की व्यापक संभावना है इस क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ शासक ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो मणिपुर के मोरेह से म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के माईसॉट तक जाता है। शासक इस क्षेत्र में चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल के एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। मिशन एस्पाइड्स, तो यूरोपीय संघ ने मिशन एस्पाइड्स की शुरुआत की है। मिशन एस्पाइड्स ये क्या है? तो इस मिशन का लक्ष्य लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की हूती विद्रोहियों के हमलों से रक्षा करना, और ऐसा किया किसने है? यूरोपीय संघ ने। प्रसंग के अनुसार ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा। मिशन एस्पाइड्स के तहत जो रेड सी है उससे गुजरने वाले जो जहाज हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? यूरोपीय यूनियन हूती जो रिबेलियंस हैं उनसे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा कच्चा तीबू द्वीप का मुद्दा, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने श्रीलंका से कच्चा तीबू द्वीप की पुनः प्राप्ति की मांग दोहराकर बहस में फिर से एक नया गर्माहट ला दी है। कच्चा तीबू और बेज बैंक के बारे में। कच्चा तीबू श्रीलंका की समुद्री सीमा रेखा के भीतर समुद्र में 285 एकड़ का एक क्षेत्र है। यह रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेस्फर्ड द्वीप के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसका निर्माण 14वीं सदी के ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। बेज बैंक विश्व में मछली पकड़ने के लिए सबसे समृद्ध जलीय क्षेत्रों में से एक है। यह कच्चा द्वीप द्वीप की तुलना में समुद्र में कहीं अधिक सामरिक अवस्थिति में है। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते का 1974 में इस छूट के तहत एक आपस में समुद्री सीमा स्थापित की गई। सहमत समुद्री सीमा स्थापित की गई। परिणाम स्वरूप कच्चा तीबू जो द्वीप है श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में आ गया। बाद में दोनों देशों के बीच 1976 में हुए समझौते के तहत कन्याकुमारी के पास अवस्थित बेज बैंक पर भारत को संप्रभु अधिकार देकर समुद्री सीमा तय की गई। अब इंडस वाटर ट्रीटी, तो सुर्खियों में क्यों है? तो भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके जरिए भारत ने रावी नदी के जल प्रवाह को पाकिस्तान की ओर जाने से रोक दिया। शाहपुर कंडी बैराज की पृष्ठभूमि 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत पंजाब सरकार द्वारा रणजीत सागर बांध, थीन बांध और शाहपुर कंडी बांध का निर्माण किया जाना था। रणजीत सिंह सागर बांध का निर्माण कार्य वर्ष 2000 में पूरा हुआ था। शाहपुर कंडी बैराज की परियोजना की आधारशिला 1995 में रखी गई थी। सिंधु जल संधि के तहत रावी नदी के जल पर भारत का पूर्ण अधिकार है। अभी तक रावी नदी का कुछ जल माधोपुर हेडवर्क से होकर पाकिस्तान की ओर बह जाता था। अब शाहपुर कंडी बांध परियोजना के पूरा होने से भारत 1150 क्यूसेक जल को जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान की ओर प्रवाहित करेगा। सिंधु जल संधि के बारे में, तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई और इसमें मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी। इसके अलावा विश्व बैंक ने भी इस संधि में एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भूमिका निभाई थी। जल उपयोग संबंधी अधिकारों के लिए प्रावधान, तो पूर्वी नदियों, ईस्टर्न जो नदीज हैं, फॉर एग्जाम्पल सतलज, ब्यास, रावी का पूरा जल भारत को आवंटित किया गया। साथ ही भारत इन नदियों के जल का बिना किसी रोक के उपयोग कर सकता है। पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब का ज्यादातर जो जल है पाकिस्तान को आवंटित कर दिया गया, लगभग 80%। हालांकि कुछ मामलों में भारत को पश्चिमी नदियों के जल पर सशर्त उपयोग की अनुमति है। सशर्त कंडीशनल उपयोग की अनुमति है। भारत इन नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, परिवहन, विद्युत उत्पादन के कार्यों के लिए कर सकता है। क्रियान्वयन, तो इस संधि को लागू करने के लिए स्थायी सिंधु आयोग का गठन भी किया गया। स्थायी सिंधु आयोग के लिए दोनों देश एक एक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इस आयोग का उद्देश्य आपसी संचार के लिए एक चैनल बनाए रखना। आयोग को वर्ष में कम से कम एक बार बारी बारी से भारत और पाकिस्तान में बैठक करना अनिवार्य है। विवादों के समाधान के लिए तंत्र, तो इंडस वाटर ट्रीटी 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र प्रदान करती है। पहला, स्थायी सिंधु आयोग, तो यह संधि के क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है। दूसरा, तटस्थ विशेषज्ञ, ये जल बंटवारे पर अनसुलझे प्रश्नों, मतभेदों के निपटान में मदद करते हैं। इन्हें विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। और कोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि तटस्थ विशेषज्ञ मतभेदों का निपटान करने में विफल रहते हैं तो विवाद COA यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है। यह 7 सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण है जो बहुमत के आधार पर अपनी प्रक्रियाओं और निर्णयों को निर्धारित करता है।
संघ से जुड़े हुए मुद्दे, तो पाकिस्तान द्वारा भारतीय परियोजनाओं का लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध मुख्य रूप से इस मुद्दे पर किया जाता है कि क्या ये परियोजनाएं संधि में उल्लेखित तकनीकी मापदंडों का पालन करती हैं या नहीं। झेलम नदी पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना पर पाकिस्तान का विरोध ऐसे ही मुद्दों को व्यक्त करता है। फिर न्यायिक समाधान पर मतभेद, तो भारत तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से मतभेदों का समाधान चाहता है। तटस्थ विशेषज्ञ संधि की मूल भावना की व्याख्या करते हैं, वहीं पाकिस्तान ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट जो मध्यस्थता न्यायालय है के पास जाने का विकल्प चुना है, जो संधि की अक्षरशः व्याख्या करते हैं। पीसीए ने जुलाई 2023 में भारत की चिंताओं को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था और बिना किसी अपील के दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय दे दिया था। हालांकि भारत ने पीसीए के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। थर्ड पार्टी गारंटर के माध्यम से संघर्ष का समाधान करने का तरीका, तो विश्व बैंक इंडर वाटर ट्रीटी का गारंटर है और नदी के जल प्रवाह में अवैध हस्तक्षेप से संबंधित किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए नदी के बहाव वाले निचले इलाके में आने वाले देश भारत या पाकिस्तान कोई भी पर निर्भर करता है। चलिए भारत और भूटान का जो संबंध है उसको देख लेते हैं। तो 21 से 22 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द बुक ग्यालपो सम्मानित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री हैं। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कोकराझार, गैलेफो एंड बनारहाट समस्या नामक 2 रेल लिंक स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि 2024 में 1020 मेगावाट की पुनात सेकंड जल विद्युत परियोजना चालू हो जाएगी। पुनात सांगच सेकंड जलवायु परियोजना चालू हो जाएगी। भारत और भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र, तो कूटनीति। भारत और भूटान के बीच संबंधों का मूल आधार 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग की संधि है। इस संधि को 2007 में फिर से नवीनीकृत किया गया था। जल विद्युत परियोजनाएं, तो भारत ने भूटान में 4 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। ये 4 परियोजनाएं हैं कुरिछू, ताला, चूखा और मांगदेचू। ये चारों परियोजनाएं भारत को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं। फिर ब्रो यानी कि भारत के सीमा सड़क संगठन सीमा या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इंतक या दंतक परियोजना के तहत भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है। बीबीआईएन पहल, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते को रोक दिया है। क्षेत्रीय मजबूती, तो चीन उत्तरी भूटान में जकारलुंग और पास मंगलुंग तथा पश्चिमी भूटान में डोकलाम पठार के क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। यह वाह दबाव के लिए भूटान की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। चीन ने डोकलाम के पास पांगडा नाम से एक नया गांव बसाया है। भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरा, तो भूटान चीन के बीच डोकलाम समझौता पर बात चल रही है। तो भूटान और चीन के बीच डोकलाम सीमा समझौते पर बात चल रही है। यह भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि डोकलाम भारत के सिलीगुड़ी गलियारे के करीब है, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के जंक्शन पर स्थित। 2017 में डोकलाम ट्रांजैक्शन में भारतीय थल सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सैन्य गतिरोध बढ़ गया था। फिर सियांग नदी, संदर्भ क्या है? चीन द्वारा बांध के निर्माण के खिलाफ प्रतिक्रिया में भारत सियांग नदी पर बैराज का निर्माण करेगा। भारत ने तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा है। सियांग नदी के बारे में, तो सियांग नदी को चीन में यार्लुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। बेसिकली यह ग्रेट बैंड नामचा बरबा चोटी को घेरते हुए के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद यह लोहित एवं दिबांग नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। आगे यह असम और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब भारत और पाकिस्तान के संबंध, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ एक विवाद में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। अनुसंधानित तथ्य, तो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में भारत की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि पीसीए को इस मामले में सुनवाई का अधिकार। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, तो यह एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत किशन गंगा नदी के जल प्रवाह को
झेलम नदी बेसिन में एक विद्युत संयंत्र की ओर मोड़ दिया। रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर, तो यह भारत द्वारा निर्माणाधीन 850 मेगावाट की क्षमता वाला एक जल विद्युत संयंत्र है। भारत ने उपर्युक्त विवाद में पीसीए के हस्तक्षेप का विरोध किया है। भारत ने कहा है कि इस मामले में पीसीए का हस्तक्षेप सिंधु जल संधि के प्रावधान का उल्लंघन करेगा। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ हेग में है। इसकी स्थापना 1899 में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन द्वारा किया गया था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह देशों को विविध प्रकार की विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है। यदि विवाद के पक्षकार विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुनते हैं तब मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय उन पर बाध्यकारी होता है। भारत इसका सदस्य है। भारत और नेपाल, तो जल विद्युत संयोग, तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना आदि। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि सूर्य किरण और आपदा सहायता आयोजित किए जाते हैं। दक्षिण एशिया की सीमा पर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन 2019 में किया गया था। यह पाइपलाइन भारत के मोतीहारी को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ती है। जल विद्युत संयोग, तो हाल ही में भारत और नेपाल ने पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजनाओं में 1200 मेगावाट को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही दोनों देशों ने कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध हाई डैम परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए काठमांडू में स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई है। भारत और बांग्लादेश, तो चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर किए गए समझौते को लागू किया जाएगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन भारत के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ेगी। हालांकि दक्षिण एशिया की दूसरी पाइपलाइन है। 6 नदियों मनु, माहुरी, खोवाई, गोमती, धरला और दूध कुमार के जल के बंटवारे पर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा तय की गई है। भारत मालदीव, तो मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से अपील की है कि वह द्वीपीय देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटा लें। यह अपील उनके चुनाव पूर्व आयोजित इंडिया आउट कैंपेन में किए गए वादे के अनुसार है। इंडिया आउट कैंपेन के बारे में, तो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेतृत्व में चलाए गए इंडिया आउट कैंपेन एक महत्वपूर्ण उनका आंदोलन है। इस कैंपेन के तहत मालदीव में भारत के सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया गया। इसका कारण यह है कि पीपीएम के नेताओं का मानना है कि मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत उथुर थिलाफाल्हो प्रवाल में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है। यह मालदीव की राजधानी माले के निकट स्थित है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोबेरिन, तो संकट के समय सबसे पहले सहायता करने वाला भारत मालदीव पर आए कई संकटों के सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला देश है। 1988 में तख्तापलट को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप, जिसे ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। 2014 में जल संकट के दौरान ऑपरेशन नीर भारत द्वारा चलाया गया था। और फिर भारत संयुक्त अरब अमीरात सुर्खियों में क्यों है, तो भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सेपा को 1 साल पूरा हो गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को भी मंजूरी दे दी। तो भारत संयुक्त अरब अमीरात सेपा के बारे में, तो भारत संयुक्त अमीरात सेपा 1 मई 2022 को लागू हुआ है। 1 मई 2022 को, तो एक पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौता जबकि ये केवल वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित होता है, वहीं सेपा सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, विवाद जैसे कई क्षेत्रों के समग्र कवरेज के कारण अधिक व्यापक और महत्वाकांक्षी है। भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी सेपा समझौते किए। डायस्पोरा, तो भारत में उच्च विप्रेषण भेजने वाले भारतीय प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या यूएई में, और यूएई में 35% जो आबादी है वहाँ की भारतीय है, ये भी याद रखिएगा। फिर इंडिया यूएसए रिलेशन, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी राजकीय यात्रा की। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 2 राजकीय यात्राएं 1969 और 2009 में के दौरान की गई थी। तो इसमें और आगे देखते हैं वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट्स, तो अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। भारत व्यापार संबंध मुख्यतः तो व्यापार के क्षेत्र में, तो यूएसए भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है, यानी भारत का सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कौन है, यूएसए है। भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम की स्थापना 2005 में की गई थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय जो व्यापार है 128.55 अरब डॉलर का है, और भारत
का इसमें जो अधिशेष है वो एक प्रकार से सरप्लस है। सरप्लस कितना है? 19.59 अरब डॉलर। तो भारत यहाँ पर एक प्रकार से सब सरप्लस एंजॉय करता है। रक्षा तो रूस का 45% हिस्सा है, रूस से भारत खरीदता है रक्षा। फ्रांस से 29% और अमेरिका से 11% जो डिफेंस इक्विपमेंट है खरीदे जाते हैं। तो सबसे बड़ा आपूर्ति करता बना है, रक्षा आपूर्ति करता बना है दोनों देशों के बीच। युद्धाभ्यास होते हैं कौन कौन से? वज्र प्रहार, मालाबार, रिम्पैक जैसे सैनिक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। भारत के साथ हस्तांतरित प्रमुख रक्षा समझौते इस प्रकार हैं। तो लियोमा ये एक प्रकार से 2016 में इसको साइन किया गया था। फुल फॉर्म क्या है इसका? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कॉमकासा ये कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में। फिर इंडस्ट्री सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में और बेका 2020 में। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। डायस्पोरा मैक्सिकन लोगों के बाद भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा बड़ा प्रवासी समूह है। भारत अमेरिका अंतरिक्ष संबंध, तो भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर 27वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। आर्टेमिस समझौता क्या है? वर्ष 2020 में नासा ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की मदद से आर्टेमिस अकॉर्ड की शुरुआत की थी। यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगलयान या मंगल ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्रग्रह के असैन्य अन्वेषण एवं उपयोग को संचालित करने के लिए समान सिद्धांत निर्धारित करता है। अब हम लोग भारत नेपाल संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाल ही में 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक काठमांडू में आयोजित हुई। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी। यह आयोग द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करने के लिए दोनों देश के विदेश मंत्रियों हेतु एक साझा मंच के रूप में कार्य करता है। 1950 में हस्ताक्षरित भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार है। यह संधि दोनों देशों के बीच खुली सीमा एवं लोगों के मध्य नातेदारी और संस्कृति के घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करती है। भारत ने नेपाल को 3 प्रमुख ट्रांसमिशन गलियारों को वित्त पोषण के लिए $680 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। ये गलियारे हैं भेरी गलियारा, निजगढ़ इनारुवा गलियारा और गंडक नेपालगंज गलियारा। दोनों देशों के बीच संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास जैसे कि सूर्य किरण और आपदा सहायता आयोजित किए जाते हैं। बहुपक्षीय सहयोग जैसे कि BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। बिम्स्टेक ये बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सार्क आदि मंचों पर सहयोग। नेपाल भी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया। सीमा विवाद, तो नेपाल सरकार ने 2020 में एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रस्तुत किया। इस मानचित्र में 3 भारतीय क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल के राज्य क्षेत्र में दर्शाया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में अधिक तनाव उत्पन्न हो गए थे। चीन का प्रभाव, तो चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI नीति के अधीन चल रही परियोजनाओं के माध्यम से नेपाल के साथ आर्थिक भागीदारी में वृद्धि की है। इसके अलावा नेपाल की राजनीति में चीनी हस्तक्षेप को लेकर भी चिंताएं बनी हुई है। भारत नेपाल जल विद्युत संयोग, इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तो कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना बनाई जा रही है। महाकाली संधि, इसमें 6480 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। फिर अपर कर्णाली परियोजना 900 मेगावाट और वरुण थर्ड परियोजना ये 900 मेगावाट की है। भारत रूस संबंध, दिसंबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने रूस के आधिकारिक यात्रा की थी। इस दौरान भारत और रूस ने 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस नामक दस्तावेज इसमें से एक है। यह प्रोटोकॉल सैन्य, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, लोगों के पारस्परिक संपर्कों आदि को में प्रगति को बढ़ावा देता है। इस प्रोटोकॉल की अवधि 4 वर्ष के लिए 2024 से 28 के बीच है। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित 2 अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही टाइम टेस्टेड भागीदारी बहुपक्षीय एवं वैश्विक शांति एवं समृद्धि के साझा हितों से प्रेरित है। दोनों देश उन्नत रक्षा उपकरणों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन में संलग्न है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली। इंदिरा नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। फिर रूस संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता
समूह NSG की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है। साथ ही दोनों देशों के निम्नलिखित संगठनों में सक्रिय भागीदारी है। तो ब्रिक्स है, SCO है, फिर इंस्टेक है। इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है। रक्षा संबंधी चुनौतियां, तो भारत को रक्षा आधुनिकीकरण, विविधीकरण और काटसा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस से अपनी रक्षा पूर्ति को कम करने की आवश्यकता है। काटसा के बारे में देख लेते हैं। तो ये बेसिकली USA ने काटसा को 2017 में अधिनियमित किया था। इसे 3 देशों यानी रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया था। काटसा अधिनियम को प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों को संतुलित करने के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह इन तीनों देशों से व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। तो उदाहरण के लिए भारत को रूस से ES-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर काटसा प्रतिबंध चेतावनी दी गई थी। हालांकि भारत का इतना स्टेचर है कि ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया कौन, USA। भारत और कनाडा, तो हाल ही में कनाडा ने दावा किया कि उसकी धरती पर खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। कनाडा सरकार के इस दावे के कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में काफ़ी खटास आई। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? तो कनाडा ने फाइव आइज अलायंस के बीच साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को भी देश छोड़ कर जाने के लिए कहा। कनाडा ने वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत के इस कदम की आलोचना की। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में ये क्या है? तो ये एक खुफिया गठबंधन है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो USA शामिल है, फिर UK यानी ब्रिटेन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है और न्यूजीलैंड शामिल है। फाइव आइज की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में ब्रिटिश US कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट BRUS के तहत हुई थी। बाद में BRUS को यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते का उद्देश्य सिग्नल इंटेलिजेंस को साझा करना है। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के बारे में, तो इस पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1964 में लागू हुआ था। बेसिकली वियना कन्वेंशन तंत्र एवं संप्रभु देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना, उन्हें बनाए रखने और समाप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अब भारत और ब्राजील के बीच क्या संबंध है को देख लेते हैं। सुर्खियों में क्यों है भारत ब्राजील संबंध? तो वर्ष 2023 ब्राजील और भारत के लिए कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ सहित इप्सा 2003 में बना था, याद रखिएगा। ये इप्सा, इस समूह की उत्पत्ति 2003 में औपचारिक रूप से इसका नाम देकर इप्सा डायलॉग फोरम कर दिया गया। साथ ही ब्राजीलिया घोषणा पत्र भी इसमें जारी किया गया था। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि वर्ष 2023 ब्राजील और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ सहित इब्सा भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका मंच की 20वीं एक प्रकार से वर्षगांठ है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता, भारत इंडिया मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो मर्कोसुर में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और पराग्वे। ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। इप्सा का कोई मुख्यालय या स्थायी सचिवालय नहीं है। भागीदार देशों द्वारा 2004 में संयुक्त रूप से इप्सा फंड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, रिप्लिकेबल एंड स्केलेबल परियोजनाओं की पहचान करना तथा उन्हें विकासशील देशों में लागू करना है। यहाँ रिप्लिकेबल का मतलब है फिर से समान प्रभाव के साथ लागू करने की योग्य परियोजनाएं। अच्छा, ये मर्कोसुर ये कब बना था, इसको भी याद रखिएगा। तो मर्कोसुर दोस्तों 1991 में इसको बनाया गया था, 1991 में। और कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? ब्राजील था, अर्जेंटीना था, उरुग्वे था और पराग्वे था। और ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में 1991 में 4 फाउंडिंग नेशन ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे के साथ मिलकर इसको बनाया गया था, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है भारत और फ्रांस रिलेशन सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत और फ्रांस ने होराइजन 2047 फ्रेमवर्क शुरू किया है। होराइजन 2047 फ्रेमवर्क के बारे में, तो होराइजन फ्रेमवर्क में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करना और 5 वर्ष तक शेंजन वीजा जैसे विषय शामिल है। तो फ्रांस भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। पहला रसिया है, दूसरा कौन है? फ्रांस है, तीसरा USA।
P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राफेल विमान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और दोनों देश संयुक्त रक्षा अभ्यास भी करते हैं। वरुण ये नौसेना अभ्यास, गरुण वायुसेना शक्ति ये थल सेना का आयोजन, इस थल सेना द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अब यूनाइटेड किंगडम और भारत के जो रिलेशन है, तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की गई। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा के लिए 2+2 यंत्र को अपनाया। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कई संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, जिसमें अजेय वारियर है थल सेना के लिए, कोंकण अभ्यास है नौसेना के लिए, और कोबरा वारियर ये बहुराष्ट्रीय बहुसेना अभ्यास आदि का आयोजन किया जा रहा है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI 2023 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके अलावा हाल ही में इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। इटली BRI में शामिल होने वाला एकमात्र G7 नेशन था। BRI के बारे में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के नेतृत्व में एक विशाल अवसंरचना प्रोजेक्ट है, जिसे 2013 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत भूमि और समुद्र रूट नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका तथा आगे यूरोप से जोड़ने की योजना बनाई गई थी। 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को BRI के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह अवसंरचना परियोजनाओं संबंधित एक 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। यह गलियारा चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजिंग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। भारत ने इस गलियारे के निर्माण पर आपत्ति प्रकट की है, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र बल्तिस्तान से होकर गुजरता है। BRI की प्रतिक्रिया में शुरू किए गए जो पहले हैं, तो G7 देशों ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII पहल लॉन्च की। PGII बिल्ट बैक बेटर पहल का संशोधित संस्करण है। ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव यह दुनिया भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन द्वारा 300 बिलियन यूरो का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुटाने की एक विश्वव्यापी रणनीति है। भारत द्वारा शुरू किए गए जो पहले हैं, तो हाल ही में भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर पहल शुरू की गई है। भारत को मध्य पूर्व एवं रूस से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर परियोजना पर भी काम चल रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो भारत और ईरान INSTC के लिए दीर्घकालिक सहयोगी ढांचे में मिलकर कार्य। तो INSTC लगभग 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। इसका विचार पहली बार वर्ष 2000 में रूस, भारत और ईरान ने प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य 10 देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं: भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया। यह गलियारा कॉरिडोर भारत को मध्य एशिया और उसके आगे सुगम पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। फिर BRI के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। यह भारत के लिए ऊर्जा संपन्न मध्य एशिया, आर्कटिक, नॉर्डिक एवं बाल्टिक क्षेत्र तक पहुंच के लिए गलियारे का काम करेगा। फिर इजराइल हमास युद्ध, तो हमास मिलिटेंट ग्रुप ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा फ्लड के तहत इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया था। इजराइल ने इस हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ी घटनाएं, ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया बाल्फोर घोषणा पत्र 1917, इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करना था। 1947 संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब स्टेट में विभाजित करने का संकल्प पारित किया गया था। इस संकल्प को अरब देशों ने खारिज कर दिया था। हालांकि 1948 में इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी गई। परिणाम स्वरूप पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। 1946 में दूसरा अरब इजराइल युद्ध सुएज युद्ध में एक तरफ इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं, तो दूसरी तरफ मिस्र व उसके सहयोगी देशों की सेनाएं थीं। इस युद्ध के कारण मध्य पूर्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव को धक्का पहुंचा। साथ ही USA अमेरिका सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। 1967 में तीसरा अरब इजराइल युद्ध होता है। 6 दिवसीय युद्ध था। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने मिस्र के सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम तथा सीरिया के गोलन हाइट्स पर अधिकार कर लिया था। हालांकि बाद में समझौते के तहत लौटा दिया था। 1973 में योम किप्पुर युद्ध चौथा अरब इजराइल युद्ध है। ये 1987 में हमास इस्लामिक रेजिडेंट मूवमेंट की स्थापना 1987 में की गई। वह गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी
यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए शुरू हुआ पहले इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ है। ओस्लो समझौता फिलिस्तीन मुक्ति संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल सरकार के बीच हुआ था। इस समझौते का लक्ष्य टू स्टेट समाधान, टू स्टेट सोल्यूशन को अमल में लाकर दशकों के संघर्ष को समाप्त करना था। इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता तो कैंप डेविड समझौता 1978 में होता है। तो यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था। कैंप डेविड समझौता 1978 में। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक संधि को संपन्न किया था। अब्राहिम अकॉर्ड तो ये 2020 में होता है। अब्राहिम अकॉर्ड पर 2020 में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में संयुक्त अरब अमेरिका ने यूएसए ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते को अब्राहम समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व के 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का मूल संबंध पैगंबर अब्राहिम से ही है। तो इजराइल फलस्तीनी मुद्दे पर भारत का क्या रुख रहा है? तो भारत लगातार 2 स्टेट समाधान का समर्थन करता आ रहा है। आरंभ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन की योजना और इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। भारत ने 1950 में औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी और 1992 में उसके साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। 2017 में भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के मामले में डिहाइफनेशन नीति का पालन कर रहा है। इस नीति के तहत भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अलग अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित कर लिए हैं। अन्य सुर्खियां ऑपरेशन अजय। तो भारत ने इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल में फंसे लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ऑपरेशन अजय। योम किपुर युद्ध सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में हमास ने चौथे अरब इजराइल युद्ध 1973 की 50वीं वर्षगांठ पर इजराइल पर हमला किया। गौरतलब है कि चौथे अरब इजराइल युद्ध को योम किपुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ ऑन वार सुर्खियों में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल ने गाजा पर युद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। युद्ध से संबंधित 2 अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, सिद्धांतों की उत्पत्ति न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत जस्ट वार थ्योरी से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन को हानि पहुंचाना गलत है, लेकिन नागरिकों और न्याय की रक्षा करना राष्ट्रों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य में हिंसा का सहारा लेने की सहमति भी शामिल है। तो युद्ध में दोस्तों बेसिकली 2 सिद्धांत चलते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है थ्योरी में, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक तो जस एड बेलम करके एक सिद्धांत होता है। तो इसके अनुसार यह कानून किसी देश के युद्ध में शामिल होने के वैध कारणों को परिभाषित करता है। यह कानून किसी देश के युद्ध में शामिल होने के वैध कारणों को परिभाषित करता है। इस कानून का स्रोत है 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो मिलता है। बेसिकली इसका अनुच्छेद 2 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सदस्यों को किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग से रोकता है। अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार प्रदान करता है। तो ये एक प्रकार से राइट टू सेल्फ असर्शन का सिद्धांत है जस एड बेलम। अगर आपकी संप्रभुता पर, आपकी एकता और अखंडता पर आक्रमण होता है तब आपको एक प्रकार से इसका जवाब देना पड़े। जस इन बेलो तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के रूप में जाना जाता है। यह कानून सशस्त्र संघर्ष के दौरान पालन किए जाने वाले नियम बताता है। तो इसके स्रोत हैं हेग कन्वेंशन जो कि 1899 और 1907 में हुआ, जिनेवा कन्वेंशन 1949 में, और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल जो कि 1977 में हुआ था, इसमें मिलता है। इसका उद्देश्य है जीवन बचाना और उत्पीड़न को कम करना। सरकार के सैन्य बलों और गैर राज्य सशस्त्र समूहों दोनों को IHL का सम्मान करना जरूरी है। इस कानून का उल्लंघन करने पर युद्ध अपराध के लिए अभियोग भी चलाया जा सकता है। वर्ष 1998 की रोम इंस्टीट्यूट है के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई। इसे 2002 में स्थापित किया गया। इसे अन्य मामलों के अलावा युद्ध अपराधों से निपटने का भी कार्य सौंपा गया है। तो बेसिकली इसमें जो जस्ट एड बेलम है, यहाँ पर यह बताया गया है कि आप किन परिस्थितियों में युद्ध करेंगे, किन परिस्थितियों में आप युद्ध करेंगे। अगर आपके संप्रभुता, एकता, अखंडता के ऊपर आक्रमण हो ही गया तब तो आप युद्ध करेंगे। और जस्ट इन बेलो में ये बातें की गई हैं कि आप युद्ध स्टार्ट हो गया युद्ध, अब युद्ध में आप किस प्रकार की रणनीतियां अपनाएंगे या किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उससे ये संबंधित इससे ये संबंधित है कि आप युद्ध में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। ऐसा नहीं है कि आप भागती हुई सेनाओं पर आक्रमण कर दें या बच्चों के ऊपर आक्रमण कर दें या सिविलियन प्लेस पर आप जाके आक्रमण कर दें। एक दायरा होता है कि आप
मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाएंगे और सेना टू सेना आप लड़ेंगे, है ना, आर्मी टू आर्मी फाइट होगी, ना कि सिविलियन को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत आता है। फिर जिनेवा कन्वेंशन और रूस यूक्रेन युद्ध तुर्कियों में क्यों है? तो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूसी सैनिकों पर जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। जिनेवा कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों सहित 196 देशों द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? विंडसर फ्रेमवर्क तो 2023 में यूनाइटेड किंगडम और ईयू विंडसर फ्रेमवर्क नामक एक समझौते पर सहमत हुए। यह समझौता उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा। ज्ञातव्य है कि इस प्रोटोकॉल के कारण उत्तरी आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार में व्यवधान पैदा हुआ था। ये बेसिकली किसके बीच है? यूके और ईयू के बीच में है विंडसर समझौता। सटल डिप्लोमेसी क्या होती है? तो हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया अपने संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया, इस कूटनीतिक प्रयास को सटल डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो दोनों राष्ट्र एक जटिल इतिहास साझा करते हैं जो जापान द्वारा कोरिया को उपनिवेश बनाए जाने के दौरान किए गए अत्याचारों से जुड़ा हुआ है। सटल डिप्लोमेसी उन देशों के बीच राजनयिकों के आवागमन को कहते हैं जिनके नेता आपसी विवाद निपटान के लिए एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करने से मना कर देते हैं। तो जैसे भारत है और पाकिस्तान है ना, तो अब दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे से औपचारिक बात करने के लिए एक प्रकार से मना ही कर दिया है उरी अटैक के बाद। तो अब अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे या संबंधों को आगे बढ़ाएंगे तो इसे सटल डिप्लोमेसी का नाम दिया जाएगा। वैश्विक परमाणु विनियमन, ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन, तो हाल ही में रूस की संसद ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT एंड कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के अनुसमर्थन को रद्द करने वाला एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक को पारित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रूस को अमेरिका के समकक्ष लाना। दरअसल अमेरिका ने CTBT पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। रूस के इस कदम से यह चिंता जताई जा रही है कि वह यूक्रेन की सैन्य सहायता करने से पश्चिमी देशों को रोकने के लिए फिर से परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है। अब जो न्यूक्लियर रेगुलेशन है उससे संबंधित कुछ ट्रीटियाँ हैं उनको देख लेते हैं। तो CTBT कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1996 में होती है। तो दुनिया में कहीं भी और किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण या किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि संधि को अब तक औपचारिक रूप में लागू नहीं किया जा सका है। 8 देशों ने अभी तक इस संधि का समर्थन नहीं किया है। उसमें चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, इजराइल है, ईरान है, मिस्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत ने अब तक इस संधि का समर्थन सपोर्ट या नहीं किया। PTBT तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, तो यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाती है। भारत द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया और इसे अनुसमर्थित भी किया गया था। ये 1963 में आई थिंक हुई थी। परमाणु अपसार संधि 1968 में होती है। तो इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना या 3 स्तंभों फॉर एग्जाम्पल परमाणु अप्रसार, निशस्त्रीकरण, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आधारित है। भारत, दक्षिण सूडान, इजराइल और पाकिस्तान ने तो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, पर उत्तर कोरिया ने 2003 में स्वयं को इस संधि से बाहर कर लिया था। इस संधि के तहत जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है 60 को परमाणु हथियारों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। भारत ने भी इस संधि का हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर परमाणु हथियार निषेध ट्रीटी, परमाणु हथियार निषेध संधि, यह परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला बहुपक्षीय समझौता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है। जुलाई 2017 में अपनाया गया था तथा 2021 से लागू है। ये इस संधि में 91 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 68 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है। तो भारत ने इसमें ना तो हस्ताक्षर किया है और ना ही इसका अनुसमर्थन किया है। फिर एक है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था। तो इसमें परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार में मदद करने वाली सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को रोकने के लिए स्वैच्छिक व बाध्यकारी समझौते शामिल है। इसमें शामिल है परमाणु संबंध प्रौद्योगिकी के निर्यात को रोकने के लिए 1974 में गठित न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। यह 48 परमाणु आपूर्तिकर्ताओं का एक समूह है। रॉकेट और अन्य हवाई वाहनों के नियंत्रण के लिए एक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। फिर MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के लिए वासेनार व्यवस्था है ये। फिर वासेनार एग्रीमेंट, तो रासायनिक एवं जैविक प्रौद्योगिकी जिसमें हथियार बनाए जा सकते हैं उनके नियंत्रण के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया गया है, वासेनार ग्रुप भी बनाया गया है और एक प्रकार से
MTCR ग्रुप भी बनाया गया है। तो भारत MTCR, वासेनार ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का तो सदस्य है, लेकिन NSG का सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि NSG में चाइना है और चाइना भारत को इसमें आने नहीं दे रहा। परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों की अवधारणा, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, यह एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर परमाणु अप्रसार एवं सस्तीकरण मानदंडों को मजबूत बनाना है। साथ ही यह अवधारणा शांति और सुरक्षा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करती है। वर्तमान में इसकी 5 क्षेत्रीय संधियां स्थापित की गई हैं। तो टेलोल्को की संधि, टेलोल्को की संधि ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए है। टेलोल्को की संधि। रारोटोंगा की संधि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की संधि के लिए है, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के लिए है। बैंकॉक की संधि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए है। फिर पेलिंडावा की संधि अफ्रीका देशों के लिए है। और सेमी प्लास्टिक की संधि ये मध्य एशिया क्षेत्र के लिए है। तो याद रखिएगा, टेलोल्को की संधि ये लैटिन अमेरिका के लिए है और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए। रारोटोगा की संधि ये दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के लिए है। बैंकॉक की संधि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए है। पेलिंडावा की संधि अफ्रीका क्षेत्र के लिए है और सेमीपा लार्टिस्क की संधि ये मध्य एशिया क्षेत्र के लिए है। अब अन्य महत्वपूर्ण संधियां, तो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में हुई थी। यह संधि अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है, आउटर स्पेस ट्रीटी। फिर फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, यह एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह परमाणु हथियारों के 2 प्रमुख घटकों के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगी। ये हैं उच्च समृद्ध यूरेनियम, हाई एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। स्ट्रेटेजिक आर्म्स एक्शन ट्रीटी स्टार 1 और स्टार 2। न्यू स्टार्ट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूसी संघ के बीच द्विपक्षीय संधियों की एक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य सामरिक आक्रामक हथियारों को कम करना और सीमित करना है। भारत ने आउटर स्पेस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं एवं भारत फिसाइल मटेरियल कंट्रोल ट्रीटी को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें दोस्तों एक एडिशन है, इसको याद रखिएगा। जो स्टार्ट 1 ट्रीटी है, स्टार्ट 1 ट्रीटी ये 1991 में साइन होती है रूस के बीच और यूएसए के बीच, रूस और यूएसए या सोवियत संघ और यूएसए के बीच में। फिर स्टार्ट जो सेकंड ट्रीटी है, स्टार्ट सेकंड, ये 1993 में 2 साल बाद साइन होती है रूस और यूएसए के बीच में। और न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये 2010 में साइन होती है। तो ये याद रखिएगा, 1991, 93 और 2010 स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्रमशः हैं। फिर ओपन स्काई ट्रीटी, तो रूस ने मुक्त आकाश संधि से स्वयं को अलग कर लिया है। अपने कदम को उचित ठहराने के लिए उसने अमेरिका का उदाहरण दिया है, जो पहले से ही ट्रीटी से अलग हो चुका। मुक्त आकाश संधि के बारे में, तो ओपन स्टार ट्रीटी एक समझौता है, ओपन स्काई ट्रीटी एक समझौता है जो प्रत्येक पक्षकार को किसी अन्य पक्षकार देश के सैन्य बलों और उनकी गतिविधियों पर डाटा एकत्र करने के लिए अल्प अवधि सूचना पर निशस्त्र एवं टोही उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देता है। तो ओपन स्काई ट्रीटी पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2002 में इसको लागू किया गया था। तो ये ये आउटर स्पेस ट्रीटी है दोस्तों, आउटर स्पेस ट्रीटी है, 1967 में आई थी, ये अलग है, ठीक है ना। और ये है ओपन स्काई ट्रीटी, ये 1992 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे और 2002 को ये लागू हुई थी। भारत और चीन इस संधि के पक्षकार नहीं है। ओपन स्काई कंसल्टेटिव कमीशन OST के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। OSCC में सभी पक्षकार देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह मुक्त आकाश समझौते से अलग है। मुक्त अवकाश समझौते द्विपक्षीय समझौते होते हैं। न्यू स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, रूस ने न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी स्थगित करने की बात कही है। यह अमेरिका के साथ रूस का अंतिम शेष प्रमुख सैन्य समझौता है। रूस ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू स्टार्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का भी प्रयास किया था। यह समझौता 2011 में लागू हुआ था। हुआ कब था? 2010 में। लागू 2011 में हुआ था। तो न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच संपन्न एक समझौता है। इस समझौते के तहत सामरिक आक्रामक हथियारों की संख्या को सीमित किया गया है। इसके तहत अंतर महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु हथियारों पर सत्यापन योग्य सीमाएं आरोपित की गई हैं। तो 1991 में अमेरिका और तत्कालिक USSR ने स्टार्ट 1 पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 2009 में समाप्त हो गया। 2002 में दोनों देशों ने सामरिक आक्रामक शस्त्र कटौती संधि शॉर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। शॉर्ट कब आई थी? शॉर्ट आई थी कब? 2002 में इसमें हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 2003 में लागू हुई थी। शॉर्ट को मॉस्को संधि भी कहा जाता है। इसके बाद 2010 में नई सामरिक शस्त्र कटौती संधि न्यू स्टार्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जो 2011 में लागू हुई।
फिर इस संधि के तहत दोनों पक्ष निम्नलिखित प्रतिबंधित हैं या एक प्रकार से कमिटेड हैं। 1550 से अधिक सामरिक परमाणु हथियार तैनाती नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त अधिकतम 700 लंबी दूरी की मिसाइलों और बम बर्स्कों की ही तैनाती कर सकेंगे। 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इस संधि को 2026 तक बढ़ाने में सहमत हुए थे। फिर नेक्स्ट है रासायनिक हथियार कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, CWC के बारे में। तो यह दुनिया का ऐसा पहला बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौता है जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर सामूहिक विनाश के हथियारों की पूरी श्रृंखला को खत्म करने का प्रावधान करता है। इसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन शासित करता है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसमें भारत सहित 193 देश हैं एवं 165 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर किए, इसको रेटिफाइड नहीं किया है। 3 देशों मिस्र, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान ने ना तो हस्ताक्षर किए हैं ना ही इसको रेटिफाइड किया। भारत के साथ अन्य देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास भारत करता है उनको देख लेते हैं। तो श्रीलंका के साथ भारत स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास करता है, ये नौसेना के लिए है। मित्र शक्ति ये संयुक्त सेना अभ्यास है। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स करता है, नौसेना अभ्यास है ये। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑक्सिनडेक्स करता है, ऑक्सिनडेक्स 23 हुआ है, बेसिकली 23वां संस्करण हुआ है, नौसेना का अभ्यास है। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति ये नौसेना अभ्यास है। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर नौसेना अभ्यास है। जापान के साथ जिमेक्स नौसेना अभ्यास है। धर्मा गार्डियन ये संयुक्त सेना अभ्यास है और बीर गार्डियन ये वायुसेना अभ्यास। फिर मालदीव के साथ अभ्यास एक था नौसेना का है, एक्वेरन थल सेना का। सऊदी अरब के साथ अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास है। फिर मिस्र के साथ अभ्यास चक्रवात फर्स्ट ये थल सेना का है। यूएई के साथ अभ्यास जायद तलवार नौसेना का है। फ्रांस के साथ बरुना अभ्यास होता है नौसेना के लिए। और यूएसए के साथ साल्वेक्स नौसेना का है, युद्ध अभ्यास होता है। और वज्र प्रहार ये थल सेना के अभ्यास हैं। और मालाबार एक्सरसाइज 3 देश मिलकर करते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, 4 देश मिलकर करते हैं।